नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है रसोई। मम्मी जी, आप रसोई में कढ़ाई में क्या ढूंढ रही हैं? आपसे कितनी बार कहा है, आपको यहाँ रसोई में आने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी चाहिए होगा आपको, आपके कमरे तक बाई रूपा पहुँचा देगी। बहू लतिका ने पीछे से सास देवकी जी को रसोई में देख कर पूछा। बहू, तुम्हारे पापा जी की दवाई लेने का समय हो गया है, इसलिए मैं रसोई में चाय नाश्ता लेने आई थी। मगर कढ़ाई में तो पोहे एकदम जरा से बचे हैं। अभी तो मेरा और तुम्हारे पापा जी का नाश्ता करना बाकी है। देवकी जी ने कहा। लतिका अपनी बाई रूपा से बोली, रूपा, ये पोहे तुम्हारे हैं, तुम खा लेना। और मम्मी जी, आप शायद भूल रही हैं कि आज महीने की पहली तारीख है। आज से बड़ी भाभी आपको चाय नाश्ता खाना सब देंगी। आज से बड़ी भाभी आपको रखेंगी। मेरा आप लोगों को रखने का समय ख़त्म हो चुका है। देवकी जी बोली। लतिका बहू, बड़ी बहू कह रही थी कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही है, तो अभी थोड़े दिन हमें नहीं रख पाएगी। खुद बड़ा बेटा विकास जैसे तैसे घर का और ऑफिस का काम मैनेज कर रहा। लतिका तमतमाकर गुस्से में बोली, मम्मी जी, आपके दोनों बेटों और दोनों बहुओं ने मिलकर यह कायदा बनाया था कि एक एक महीना आप दोनों को हम लोग अपने साथ रखेंगे। और सुधा भाभी कल तो भली चंगी मार्केट में घूम रही थी और आज आप लोगों को रखने के नाम पर बीमार पड़कर बैठ गईं। मैं भी खूब अच्छे से जानती हूँ कि ये वो नाटक कर रही हैं ताकि उनको आप लोगों को खाना ना देना पड़े। देवकी जी बोली, बहू, अब उसने तो हमें थोड़े दिन अपने यहाँ आने से मना कर दिया है, इसलिए तू ही चाय नाश्ता और खाना दे दे। लतिका फिर से आग बबूला होकर बोली, मम्मी जी, अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो भाभी कभी आपको खाना नहीं देती, तो मैं आप लोगों को क्यों दूँ? मैं तो इतना जानती हूँ कि कल आप लोगों को रखने की मेरी महीने की तारीख ख़त्म हो गई है और आज से उनकी बारी है। आगे अब आप लोग अपना देख लीजिए। देवकी जी लतिका से विनती करते हुए बोली, लतिका बहू, यदि तू भी सुधा की तरह मना कर देगी तो हम बूढ़ों का क्या होगा? हम कहाँ जाएं? अब तेरे यहाँ हैं तो तू ही उतने दिन खाना खिला दे जितने दिन सुधा बहू हमें वापस नहीं बुला लेती। जैसे ही वो हमें बुलाएगी हम चले जाएंगे और मैं उससे कहूँगी कि अगले महीने वो हमें तेरे भाग के दिन और खिला दे। यह सुनते ही वापस लतिका का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुँच गया और वह बोली, मम्मी जी, कायदे तो सभी के लिए समान होते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद है ना, पिछली बार वह अपने मायके चली गई थी, तब भी 15 दिन मैंने आपको रखा था। मगर जैसे ही महीना ख़त्म हुआ उन्होंने आप लोगों को तुरंत वापस भेज दिया। क्यों? उनकी बारी केवल 15 दिन, जो मैंने आपको 15 दिन रखा था उसका क्या? उन्होंने बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़ लिया। मगर इस बार मैंने भी ठान ली है कि मैं पिछली बार की तरह बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। बड़ी भाभी को आपको रखने की जब भी बारी आती है वे कहीं न कहीं घूमने चली जाती हैं या फिर बीमार पड़ जाती हैं, ताकि आप दोनों का बोझ वापस मुझ पर आ जाए और वे अपना पल्ला झाड़ सकें। मगर मैं भी इस बार उनके इस प्रपंच में फंसने वाली नहीं हूँ, कह देती हूँ। देवकी जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वे वहाँ से लाचार होकर अपने कमरे में आ गईं। इतना लाचार उन्होंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था जितना वे आज महसूस कर रही थी। देवकी जी अपने कमरे में आईं तो पति योगेंद्र जी बोले, क्या हुआ देवकी, अब तक चाय नाश्ता क्यों नहीं लाई? मेरी दवाई का समय हो गया है और आजकल तो भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है। समय पर चाय नाश्ता ना मिले तो बाद में भूख मर जाती है और फिर कुछ खाने की इच्छा नहीं होती।
मैं तो कब से राह देख रहा हूँ तुम्हारी। फिर देवकी जी ने पति योगेंद्र जी को सारी बात बताई तो वो बोले, देवकी, मुझे उन दिनों की याद आ गई जब हमारे घर दोनों बेटों का जन्म हुआ था। सब लोग बहुत किस्मत वाला कहते थे मुझे। आगे की जिंदगी तो राजाओं जैसी होगी। तेरे तो दो दो बेटे हैं, भला तुझे क्या कमी है। और अब देखो तो जरा, दो बेटे दो बहुएं होने के बावजूद भिखारियों जैसी हालत हो गई है हमारी। दोनों बेटों और दोनों बहुओं ने हम लोगों से बिना पूछे हमारे खाने पीने और रहने का बंटवारा कर दिया। एक बार भी हमसे ना पूछा कि हम आखिर क्या चाहते हैं। बूढ़े हो गए तो मतलब क्या हमारी सारी इच्छाएं ख़त्म हो गई हैं। हमसे बिना पूछे हमारे रहने और खाने पीने की व्यवस्था इन लोगों ने अपने हिसाब से कर ली। अरे ऐसे नालायक बेटे बहू घर में हो तो किसी दुश्मन की क्या ज़रूरत। योगेंद्र जी और देवकी जी ने बहुत मेहनत करके दोनों बेटों को पाला पोसा था। अपनी जवानी बच्चों की पढ़ाई, स्कूल फीस और अपने माता पिता की दवाइयों जैसे और भी बहुत सारे खर्चों में बिता दी थी। योगेंद्र जी की अपनी खुद की एक दुकान थी जहां वे बहुत मेहनत करते थे। उनके खुद के माता पिता और अपने बच्चों की देख रेख करने में उन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा उम्र बिता दी थी। योगेंद्र जी ने बहुत मेहनत से एक बड़ा मकान बनाया था। दोनों बेटों को पढ़ाने लिखाने और खिलाने में कभी कोई कमी नहीं की थी। सबसे पहले बड़े बेटे विकास की शादी की, जिसकी पत्नी सुधा घर की बड़ी बहू बनकर आई, और फिर बाद के बेटे अनुज की भी शादी हो गई। देवकी जी ने हर कदम पर योगेंद्र जी का साथ दिया था। योगेंद्र जी जब भी बाहर दुकान का सामान लेने जाते तब देवकी जी दुकान पर आकर बैठती। कभी कभी योगेंद्र जी को दुकान का सामान लाने में पूरा दिन लग जाता। तब देवकी जी घर का खाना, अपने सास ससुर का सारा काम करके और बच्चों का भी सारा काम करके दुकान पर आती और पूरे दिन दुकान संभालती। फिर वापस रात को घर जाकर सभी का खाना बनाती। इस तरह देवकी जी ने योगेंद्र जी को हमेशा पूरा सहयोग दिया था। मगर अब उम्र दराज होने के कारण वे बीमार रहने लगी थीं। कभी कभी चक्कर खाकर अचानक गिर जाती, जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। योगेंद्र जी को भी थायराइड और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों ने घेर लिया था, इसलिए वह भी अब ज़्यादातर आराम ही करते। योगेंद्र जी ने अब अपनी दुकान किराए पर चढ़ा दी थी। दोनों बेटे भी पढ़ लिख कर नौकरी पर लग चुके थे और अब योगेंद्र जी से भी ज़्यादा काम नहीं होता था। बैठे बैठे दुकान का किराया आ जाता था। दोनों बहुओं में कभी घर के कामों को लेकर तो कभी अपने बच्चों को लेकर आए दिन लड़ाइयाँ होने लगीं, जिस वजह से दोनों ने उसी बड़े से मकान में अपनी रसोइयाँ अलग अलग कर दी और मकान में अलग अलग दीवारें उठवा दी। योगेंद्र जी ने बड़े अरमानों से जो बड़ा सा मकान बनवाया था अब वह दो टुकड़ों में बट चुका था। यह देखकर योगेंद्र जी और देवकी जी के दिलों पर तो मानो छुरियां ही चल चुकी थी। सबसे आगे के हिस्से में बड़ा बेटा बहू रहते थे, बीच में दीवार थी और दोनों घरों में प्रवेश करने के रास्ते भी अलग अलग बनवा चुके थे। और फिर दोनों बेटे बहुओं ने योगेंद्र जी और देवकी जी को पूछे बिना उनका भी बंटवारा कर दिया। दोनों बेटे बहुओं ने ही यह फरमान भी सुना दिया था कि मम्मी पापा जिसके साथ हर महीने रहेंगे उनकी दुकान का किराया भी हर महीने उन्हीं को देंगे। एक एक महीना दोनों ने माता पिता को रखने की पारी बांध ली। योगेंद्र जी और देवकी जी जिस बेटे के पास रहते वहाँ अपने महीने का दुकान का किराया दे देते, जैसे कि अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रहे हों। योगेंद्र जी आज बहुत उदास हो चुके थे और बोले, हर महीने दुकान से जो किराया आता है वो देकर भी खाने पीने को तरसा दिया है इन बेटे बहुओं ने। देवकी जी बोली, जब तक जिस बेटे बहू की पारी है वो हमारा उतने दिन ही भार उठाएगा, उसके बाद अगले दिन से वो हमें खाने को भी तरसा देंगे।
इतनी जिल्लत भरी जिंदगी से नफरत होने लगी है अब, कहते हुए देवकी जी फूट फूट कर रो पड़ी। बड़ी बहू हमें खाना नहीं खिलाना पड़े सोचकर कभी मायके चली जाती है तो कभी बीमार पड़ने का नाटक करती है, और छोटी बहू भी महीना ख़त्म होते ही ऐसे आज़ादी महसूस करती है जैसे हमारा कोई भी अस्तित्व ना हो। योगेंद्र जी बोले, देवकी तुम सही कह रही हो। हमारा होना या ना होना जिनके लिए हम मायने नहीं रखता हो, फिर ऐसे बेटे बहुओं के साथ हमारा ना होना ही बेहतर होगा। देवकी जी बोली, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। योगेंद्र जी बोले, देवकी मैं समझाता हूँ तुम्हें, कहकर उन्होंने आज सुबह सुबह ही दोनों बेटे बहुओं को फरमान सुना दिया कि अभी के अभी सभी उनके कमरे में पहुँचें। बड़ा बेटा विकास आकर बोला, पापा सुबह सुबह क्या काम आ गया आपको? आप तो जानते हैं सुधा की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे ऑफिस जाने में भी लेट हो रहा है। जो बात थी शाम को कर लेते। योगेंद्र जी बोले, हाँ बेटा, अच्छी तरह से जानता हूँ तेरी पत्नी की तबीयत खराब है। हम लोगों को खाना खिलाना ना पड़ जाए, इसीलिए हर महीने तेरी पत्नी का कुछ अलग ही बहाना होता है। पिछली बार तो रसोई को भी ताला लगा कर गई थी ताकि हम उसकी रसोई को छू भी ना सकें, और कल रात तक तो सब जगह घूम रही थी। आज सुबह होते ही हमें बुलाना ना पड़े इसलिए बीमार हो गई। विकास पिताजी की बात सुनकर यहाँ वहाँ ताकने लगा। छोटा बेटा अनुज बोला, पापा हम लोगों को क्यों बुलाया है? अब भाभी का हर महीने नया नाटक रहता है, इसमें हमारा क्या कसूर है? योगेंद्र जी बोले, बेटा तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है, कसूर तो सारा मेरा है कि मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ाया लिखाया और तुम लोगों पर इतना पैसा खर्च किया ताकि एक दिन हमारे बुढ़ापे में तुम लोग हमारा सहारा बन पाओ। मगर मैं भूल गया था कि अपना बेटा तब तक ही अपना होता है जब तक उसकी शादी ना हो। तुम दोनों ने मेरे द्वारा बनाए इस मकान का हिस्सा तो मुझसे पूछे बिना कर लिया, मगर इस मकान का तीसरा हिस्सा कहाँ है? छोटा बेटा अनुज आश्चर्य से बोला, पापा तीसरा हिस्सा किसका करना है? योगेंद्र जी बोले, हमारा। योगेंद्र जी बोले, विमल आज ही हमें हमारी रसोई अलग से चाहिए जहाँ खाना बनाने वाली रूपा हमारा खाना बना दिया करेगी। तुम लोगों को मेरी दुकान का किराया देने का क्या फ़ायदा जब तुम लोग एक दिन भी ऊपर हो जाए तो हमारा भार नहीं उठा सकते। इससे अच्छा तो मेरे उस किराए में हम लोगों को खाना बनाने वाली और हमारा ख्याल रखने वाली मिल जाएगी, और यह मकान मेरा है तो तुम लोगों को अगर यहाँ रहना है तो तुम लोगों को अपने रहने का मुझे किराया देना पड़ेगा, और किराया भरने की औकात ना हो तुम लोगों की तो तुम लोग ये घर अभी के अभी खाली कर सकते हो। आज महीने की पहली तारीख है तो तुम दोनों आज ही किराया मेरे हाथ में ला कर रख दो, वरना यह घर खाली कर दो। योगेंद्र जी का यह फैसला सुनकर बेटे बहुओं के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई और सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। योगेंद्र जी ने उनकी बाई रूपा को फ़ोन किया और यहाँ आकर अपने लिए चाय नाश्ता खाना बनाने का फरमान सुना दिया। छोटी बहू लतिका उनके कमरे से बाहर आकर अपने पति अनुज से बोली, ये सब बड़ी भाभी की वजह से हुआ है, ना वे हर महीने नया नाटक करती और ना यह दिन देखना पड़ता। वहाँ बड़ी बहू सुधा को जब सारी खबर मिली तो वह तुरंत बिस्तर से खड़ी होकर सास ससुर से आकर बोली, मम्मी जी, पापा जी, मैं थोड़े दिन बीमार क्या पड़ी, आपने तो हमें घर से ही बेदखल कर दिया। आपको इतना कठोर फैसला लेने की क्या ज़रूरत थी? देवकी जी बोली, तुम दोनों बेटे और बहुओं की रग रग से हम वाकिफ़ हो चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। दोनों बेटों को अपने ही माँ पिता को किराया देने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मगर मन मार कर दोनों ने योगेंद्र जी के हाथों में पैसे ला कर रखे।
उतने में बाई रूपा भी आ चुकी थी और योगेंद्र जी और देवकी जी को चाय नाश्ता दे चुकी थी। दोनों बेटे बहुओं ने योगेंद्र जी और देवकी जी से माफ़ी मांगी, मगर योगेंद्र जी और देवकी ने दोनों को माफ़ नहीं किया और बोले, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे जैसी औलाद भगवान किसी को ना दे। बेटे बहू इतना सा मुँह लेकर रह गए। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।